जी दोस्तों, हमने कल कैफ 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था। जी, हमारे पास सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो ये कंसेप्ट है कि हम जिंदगी में कोई भी खर्चा बगैर फायदे के नहीं करते। जब भी हम पैसे कहीं लगाते हैं, जब भी कहीं खर्चा करते हैं, अगर हमें वहां से बेनिफिट नजर आ रहा हो, बेनिफिट की एक्सपेक्टेशन और श्योर नहीं है बेनिफिट मिले। जैसे मोटरसाइकिल आदमी किस चीज के लिए लेता है? बेनिफिट के लिए लेता है। मोटरसाइकिल लेता है किसके लिए? तो उस पर हम क्या लेंगे? झूठे, है जी। लेकिन एक्चुअली खुदा खास्ता नुकसान भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन बेनिफिट होती है। क्या आपके जहन में कोई ऐसी एग्जांपल है कि आदमी एक्सपेंडिचर तो कर रहा हो लेकिन बेनिफिट एक्सपेक्टेशन ना हो? है वो खर्चा? आप तो जिंदगी में कोई खर्चा करते ही नहीं होंगे ना? हाँ जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसकी वेलफेयर के लिए? एनजीओ जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो जो लोगों पे खर्चा कर रही होती हैं, उस पर आपको क्या लगता है कोई बेनिफिट नहीं होता? अच्छा, हाँ जी, कोई और एग्जांपल? ईदी साहब को कोई फायदा नहीं हुआ, सवाब नहीं हुआ, गुडविल भाई, गुडविल थोड़ी बनी है। और दूसरी बात यह है कि अगर वैसे तो अल्लाह आपको ना ले जाए, वैसे अगर कभी वैसे विजिट करने जाए शौकत खानम या बाकी बड़े हॉस्पिटल्स में जाए, तो वहाँ जो डोनर्स होते हैं उनकी एक लिस्ट लगी हुई है। एक सादा सा एग्जांपल और कर लेते हैं। अब जब किसी आप डोनर का नाम पढ़ते हैं कि उसकी वजह से ये पूरा सेटअप चल रहा है, तो आपकी क्या बढ़ती है? उसके लिए हमदर्दी बढ़ती है। मिसाल के तौर पे आपके शहर में, गांव में बाटा वालों की भी शॉप है, सर्विस वालों की भी शॉप है। बाटा वालों ने आपके लिए फ्री डिस्पेंसरी ओपन कर दी है। अब बताएं आप किसके जूते खरीदना चाहेंगे? सर्विस के, पाकिस्तानी है ना? अच्छा, आप कहें हाँ इनके पास तो होगा राम कमाल, इसलिए। बहरहाल बताएं जरा, जब कोई आदमी खर्चा करता है सोसाइटी में तो उसकी गुडविल में इजाफा होता है। और एक और ये भी परसेप्शन है कि अगर इसके पास प्रॉफिट होगा तो खर्चा करेगा ना भाई। इसका मतलब है उसकी प्रोडक्ट्स की कस्टमर की नज़र में कि यार ये इतना प्रॉफिट तो अर्न कर रहा है कि सोसाइटी को पे बैक कर रहा है, खर्चा कर रहा है। इसका मतलब ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है। प्रॉफिट वही अर्न करता है जिसकी सेल्स अच्छी हो। सेल्स उसी की अच्छी होती है जिसकी गुड्स की क्वालिटी से लोग मुतमईन हो। तो अगर लोग खरीद रहे हैं तो मैं भी इसकी गुड्स खरीद के देखता हूँ। तो अक्सर ये बता देते हैं बच्चे के, जिसे हम चैरिटी वगैरह करते हैं, इसका कोई बेनिफिट बजाय नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन। इवन जब आप टैक्स पे जाएंगे आप पढ़ेंगे कि चैरिटीज जो आप देते हैं इन पर आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। और कुछ चैरिटीज ऐसी हैं जो कि आपकी इनकम में से डायरेक्टली लेस होती हैं, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम होती है। टैक्सेबल इनकम कम होती है, फिर आपको टैक्स कम देना पड़ता है, तो उसका भी बेनिफिट तो है। और कोई खर्चा? तो हम हमारी जिंदगी में और ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सपेंडिचर्स चलते रहते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनसे बेनिफिट एक्सपेक्टेशन 1 साल से कम होती है। जैसे यूटिलिटी बिल आप पे करते हैं तो 1 माह के लिए होता है। सैलरी आप पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, 1 माह के लिए होता है।
क्लीनिंग मटेरियल खरीदते हैं तो 1-2 माह के लिए चलता है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनसे बेनिफिट एक्सपेक्टेशन फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर होती है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनसे बेनिफिट एक्सपेक्टेशन लेस देन, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनसे बेनिफिट एक्सपेक्टेशन 1 साल से ज्यादा होती है। जैसे आपने बिल्डिंग खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, व्हीकल कोई खरीद ली, इनसे बेनिफिट एक्सपेक्टेशन क्या होती है 1 साल से। अकाउंटिंग में वो खर्चे जिनसे बेनिफिट एक्सपेक्टेशन 1 साल से ज्यादा हो, ऐसे खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो एक्सपेंडिचर जिनसे बेनिफिट एक्सपेक्टेशन 1 साल से ज्यादा हो, ऐसे खर्चों को क्या कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो एक्सपेंडिचर जिनसे बेनिफिट एक्सपेक्टेशन फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर हो, ये जैसे हमने कहा यूटिलिटीज के, सैलरीज के, क्लीनिंग मटेरियल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सारे खर्चे जिनसे बेनिफिट एक्सपेक्टेशन लेस देन 1 ईयर हो, ऐसे खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो हमारे पास एक्सपेंडिचर 2 किस्म के नाज़रीन और हाज़रीन। एक एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू और एक एक्सपेंडिचर है हमारे पास कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है भैया, बेनिफिट्स एक्सपेक्ट, पेपर में आया हुआ है ये एक्सपेक्टेशन, पेपर पे ये आया हुआ है, डिफाइन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड गिव 3 एग्जांपल्स ईच। तो 5 नंबर का आया हुआ है और एक दफा नहीं 2-3 दफा आया हुआ है। तो आप डिफाइन करेंगे एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच वी एक्सपेक्ट बेनिफिट फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर, तो ऐसे खर्चे को क्या कहेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ बेनिफिट एक्सपेक्टेशन है लेस देन 1 ईयर। ठीक हो गया जी। और वो खर्चे एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच यू एक्सपेक्ट बेनिफिट फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, तो ऐसे खर्चे को हम क्या कहेंगे भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की कोई एग्जांपल्स बताएगा? हाँ जी हजरत जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की कोई एग्जांपल? बिल्डिंग खरीदी, क्या कह रहे हैं हजरत? बाइक, ठीक है। बाइक से, लैंड से भी बेनिफिट एक्सपेक्टेशन फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर होती है। 3 एग्जांपल्स आपने बता दिए। और मशीनरी और फर्नीचर, प्लांट और इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी एक ही मीनिंग में आता है। बहरहाल तो वो खर्चे वो जिनसे हमें बेनिफिट एक्सपेक्टेशन फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम क्या कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो एक्सपेंडिचर जिनसे बेनिफिट एक्सपेक्टेशन लेस देन 1 ईयर हो, ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनकी क्या एग्जांपल हो सकती है? रूटीन में ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमने करवा लिया, यूटिलिटीज के बिल जो हम पे करते हैं, ये भी कहाँ जाते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में। ये जो इंटरटेनमेंट के लिए हम सामान मंगवाते हैं, अब एक आदमी के लिए लंच के लिए सामान मंगवाया है, तो फिर अब वो 1 साल से ज़्यादा पहले तो खाना नहीं मांगेगा ना। और इस लंच का जो बेनिफिट होगा वो कितने वक्त के लिए होगा? फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। उन्हें 3 घंटे बाद कहना भाई कुछ ले आओ। आवाज समझ आ रही है? हाँ। और जब आप फर्म में जाते हैं तो 1-1:30 बजे लंच करते हैं, तो 5 बजे जो है वो क्लाइंट वाले पूछते हैं मैनेजर जी छुट्टी होने वाली है, कुछ खाना पसंद करेंगे? अब आप कहते हैं यार घर जाके भी तो अपने पैसों से खाना है, कहते हैं हाँ कुछ लाइट सा मंगवा ले। तो भाई हमारे पाकिस्तान में तो फुल भी खाया हुआ हो तो कोई और घर में बहन या भाई खा रहा हो तो उसमें भी सवाब की नीयत से अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। तो यहाँ तो बेनिफिट 6 घंटे का भी नहीं है। बहरहाल ये जितने भी एंटरटेनमेंट के खर्चे वगैरह होते हैं, ये सारे किस में आते हैं हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ आती है? तो वो एक्सपेंडिचर जिनसे बेनिफिट एक्सपेक्टेशन 1 साल से कम हो तो हम क्या कहते हैं, और 1 साल से बेनिफिट ज्यादा हो तो। हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है एसेट्स। एसेट्स को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वो एसेट्स जिनसे बेनिफिट एक्सपेक्टेशन 1 साल से ज्यादा हो, जैसे आपने कहा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ऐसे एसेट्स को हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स।
और वो एसेट्स जिनसे बेनिफिट एक्सपेक्टेशन हमें फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर हो, ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं? करंट एसेट्स। तो ये कैटेगरी भी हम सीख लिया। हमने यहाँ लिखे एसेट्स, एसेट्स में इधर लिखे नॉन करंट एसेट्स, इधर लिखे जी करंट एसेट्स। हमने ये क्लास उन लोगों के लिए रखी है जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है, उनकी FR1। अगर कोई आदमी ने पहले पढ़ा हुआ और वो बोर हो रहा हो और उसे अकाउंटिंग आती हो तो फिर 10 से 11 वाली क्लास पर। यहाँ तो हमने बेसिक से ही पढ़ना, ये अज्यूम करते हुए कि बच्चों ने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी। ठीक है भैया? तो अगर कोई बोर हो रहा हो और उसे लगता हो कि ये बातें तो जाती हैं, तो वो हमारा दोस्त 10 से 11 वाली FR1 में है, वहाँ हम डायरेक्ट FR1 का कोर्स शुरू करेंगे। ले जी, ये हमारे पास आ गए जी करंट एसेट्स। करंट एसेट में बेनिफिट क्या होगा जी? लेस देन 1 ईयर। और जो नॉन करंट एसेट्स होंगे इनसे जो हमें बेनिफिट होगा वो फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। और नॉन करंट एसेट की अभी हमने एग्जांपल बताई, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो सकते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर जो जमीन के साथ लगा होता है, फर्श के साथ, फिक्सचर्स जो दीवारों के साथ लगा होता है। ये सारे पेडिस्टल फैन, ये वो AC, ये फिक्सचर्स में आते हैं। और ये जो फर्नीचर नीचे होता है इसको फर्श का, इसको फर्नीचर कहते हैं। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स इकट्ठा यूटिलाइज। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास व्हीकल्स हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एसेट्स हैं। अगर कोई पूछे नॉन करंट एसेट्स की एग्जांपल बताएं, सिर्फ नाम लिखेंगे। कोई कहे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जांपल बताओ, तो हम कहेंगे परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ व्हीकल। तो साथ वो लगाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? खर्चा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ लैंड, तो ये किसकी एग्जांपल होगी भैया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की हमारे पास क्या क्या एग्जांपल हो सकती है? इसकी पॉपुलर एग्जांपल है कैश, बेनिफिट एक्सपेक्टेशन। आपकी जेब में जो कैश है या ऑफिस में जो हम कैश रखते हैं वो किसके लिए रखते हैं? इमीडिएट यूज के लिए, कि कोई भी डिलीवरी आई उसको पैसे दे देंगे, कोई मेहमान आया उसको पैसे दे देंगे, यूटिलिटी बिल आए उसके पैसे दे देंगे, लोगों को सैलरीज देने के काम आएंगे, सप्लायर्स को पैसे देने के काम आएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें होती है हम वो कहाँ रखते हैं भैया? कैश हमारे लिए क्या होता है? कैश से बेनिफिट एक्सपेक्टेशन हमें क्या होती है? एक साल से पहले कभी भी यूटिलाइज हो सकता है। तो इसलिए कैश को हम कहाँ रखते हैं? अपने करंट एसेट्स। एक आदमी कैश जेब में लेके फिरे और ये इंटेंशन है मैंने 1 साल से पहले नहीं खर्चना। कुछ लोग होते हैं, तो दोस्तों में भी कुछ होते हैं, चाय के पैसे या बर्गर के पैसे दे, मेरे पास यार 5000 वाला नोट है। तो अल्लाह तुझे हिदायत दे, खुलना कोई नहीं कभी, मैनू तो लब्बे ने 2-3 एवं दे। आप कभी भी कुछ भी खाए भी है ना, यार मेरे पास 5000 वाला नोट है, तो उसे कह ले इसको हम खोलते हैं, तुझे भी खोलता और इस नोट को भी खोलता, ताकि तेरा दिल बड़ा हो खर्चा करने के लिए। ले जी, तो करंट एसेट्स क्या है भैया? कैश, बेनिफिट। आप जेब में कैश लेके क्यों फिर रहे? अचानक क्लास पढ़ते पढ़ते घंटे की क्लास में थोड़ा सा शुगर या BP डाउन होगा तो फौरन जाके कोई चॉकलेट खरीद लेंगे, बस हो जाती है, कोई जूस वगैरह पी लेंगे, रास्ते में किराया दे देंगे। तो आप इमीडिएट यूज के लिए कैश रखते हैं, तो इसलिए कैश हमारा कहाँ करता है? फॉल करता है करंट एसेट्स। ओके की रिपोर्ट। और इसके अलावा एक और पॉपुलर एग्जांपल वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी करंट एसेट्स में होता है। इन्वेंट्री का मतलब क्या है? हर वो आइटम जिस पर आपका बिजनेस डिपेंडेंट है उसको इन्वेंट्री कहते हैं। हर वो आइटम जिसकी ट्रेडिंग पर, जिसकी बाइंग एंड सेलिंग पर आपका बिजनेस डिपेंडेंट है उसको इन्वेंट्री कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी की कपड़े की शॉप है तो उसके लिए जो कपड़ा है वो इन्वेंट्री है। अगर उसके पास कपड़े ही ना हो बेचने के लिए तो उसको फर्नीचर और सेल्समैन कोई फायदा नहीं देंगे।
एक आदमी आयरन का कारोबार करता है तो उसके पास सरिया वगैरह होगा तो काम चलेगा। खाली दुकान या स्टाफ उसको बेनिफिट नहीं देगी। एक आदमी का गाड़ियों का शोरूम है, शोरूम है तो 10 मंजिला गाड़ी नहीं अंदर, तो वो काम क्या करेगा? तो उसके पास क्या होनी चाहिए? वो आइटम जिसकी ट्रेडिंग पर आपका बिजनेस डिपेंडेंट है उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री। हमने आज डेफिनेशन ये की थी कि एक्सपेक्टेशन, बेनिफिट की एक्सपेक्टेशन होती है। आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी शॉप में कपड़े के थान रखे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं? आपकी बेनिफिट एक्सपेक्टेशन के ये थान कब बिकेगा? क्या एक्सपेक्टेशन होगी कब बिकेगा? कैसे? हम तो कहेंगे अभी बिक जाए, शायद हमें नहीं पता। वो कहता है जी मौत और गाहक का कोई पता नहीं, मौत और गाहक का कोई पता नहीं। गाहक मतलब कस्टमर। आपको क्या पता कस्टमर कब आएगा? तो कस्टमर कभी भी आके वो पर्टिकुलर आपसे कपड़े खरीद सकता है, तो इसलिए मौत और गाहक का पता नहीं है। तो गाहक मतलब है बेनिफिट एक्सपेक्टेशन क्या? कभी भी सेल हो सकता है। हम अपने पास कोई भी आइटम इसलिए नहीं रखते कि हमने 1 साल से पहले नहीं बेचना। तो हमारे पास वो जो बुनियादी इन्वेंट्री आइटम होते हैं जिस पर बिजनेस डिपेंडेंट होता है, उसका कस्टमर कभी भी आ सकता है और उससे बिक के हमें बेनिफिट मिल सकते हैं। तो हर वो आइटम, वो इन्वेंट्री का जो आइटम्स होते हैं उनको हम करंट एसेट में क्यों रखते हैं? इन्वेंट्री हमारे करंट एसेट्स का हिस्सा क्यों है? और मैं तुम्हें जन्नत की किस्से सुना रहा हूँ। हाँ जी, बेनिफिट एक्सपेक्टेशन हमें क्या होती है? 1 साल से कम होती है। कभी भी सेल हो सकता है और सेल होकर हमारे पास रेवेन्यू आएगा, इनकम आएगी, पैसे आएंगे। तो इसलिए इस इन्वेंट्री, एक आदमी फर्नीचर का कारोबार कर रहा है तो उसके लिए चेयर्स इन्वेंट्री है। और अगर आप बात करें ये जो मार्ट वगैरह है, और इनके पास कितने किस्म के आइटम होते हैं? मेट्रो कभी गए आप? मेट्रो कभी गए? बाहर के यूएई या सऊदीया के किसी मॉल में कोई गया? किसी को किसी मॉल का नाम याद हो? सारे गरीब लोग हैं। अच्छा, मेट्रो तो गए हो? नहीं, इसमें ऐसे भी मेरे कुछ गरीब दोस्त होंगे जो मेट्रो भी नहीं गए होंगे। अच्छा, और कुछ नहीं, चलो तुम छोड़ो। यहाँ कोई छोटा सा है मार्ट वगैरह, कोई है शॉप? किसी को कोई याद, किसी दुकान का नाम आता हो? हाँ हाँ, ये मुझे भी नहीं आता। 12 हाँ जी, अल फतेह, ये सही है। हम गरीबों वाला, बल्कि तुम गरीबों वाला। अच्छा, अल फतेह में आप बताएं कितने किस्म के घी मिलते हैं? किसी को घी के कभी ऑयल और घी यूज किया होगा घर में? पकौड़े शकोड़े इफ्तारी में बनाए होंगे। हाँ जी, पराठे भी बनते होंगे। कितने बंदा क्वालिटीज बताए, नाम बताए जरा, कितने किस्म के घी हैं? हाँ जी बोले। डालडा। डालडा वाले क्या कहते हैं? डालडा का कोटेशन क्या? जहां मानता वहां डालडा। अच्छा, और कौन सा? हबीब। हबीब ठीक नहीं है। अच्छा चलो, हबीब वाले हो गए। और सूफी, ठीक है जी। सूफी वालों ने दरमियान में स्कीम भी चलाई थी। उन्होंने कहा जो आदमी भी सूफी का घी, सूफी सोप और सूफी वॉशिंग मशीन खरीदेगा उसके साथ सूफी फ्री मिलेगा। 12। अच्छा जी, सूफी हो गया जी घी, और कश्मीर, और सीजन कनोला ऑयल हो गया जी, और कौन सा? बनस्पति बड़ा, सारे ये बनस्पति होते हैं। हाँ जी, नाम क्या है जो अपने घरों में इस्तेमाल होता है वो भी बता सकते हैं? हाँ जी, सोया सुप्रीम, ये भी है। वाह, देखो ना, अमीर लोग भी हैं। देसी घी भी हो सकता है। बहरहाल डिफरेंट टाइप्स के। आप अब बताएं, एक जो पर्टिकुलर वो अल फतेह स्टोर है उस पे के पास घी और ऑयल देने 15 बंदे आते हैं। सिर्फ घी की इन्वेंट्री उसके पास 15 टाइप्स की है। और अगर आप मेट्रो में चले जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स कितने टाइप की है, बात समझ आती है? और कितने लोग वहां सब्जियां देते होंगे, कितने जूतों की, वो सारा जो आइटम वहां सेल हो रहा है वो इन्वेंट्री है। और किसी भी वक्त कस्टमर आके कोई भी चीज खरीद सकता है, तो वो तमाम तर आइटम्स क्या कहलाएंगे? हमारी इन्वेंट्री
और चूंकि इस इन्वेंट्री आइटम, कोई भी आदमी सुबह को अपनी शॉप में जूता साफ करके इसलिए नहीं लगाता कि अल्लाह करे 5 साल ना बिके, वो इसलिए साफ करके लगाता है कि कोई भी कस्टमर आए फौरन इसे क्या कर ले, खरीद ले। तो ये आइटम हमारे लिए क्या होता है भैया, इन्वेंट्री हमेशा कहाँ क्लासिफाई होगी, करंट एसेट्स में क्लासिफाई। ओके की रिपोर्ट। अगला आइटम जो है वो हॉस्टल वालों से रिलेटेड है, प्री पेमेंट। जी आपने हॉस्टल में एडवांस में रेंट देते हैं या महीना गुजार के? अगर हम 1 महीने के बाद रेंट दें तो ये हॉस्टल वाले दिवालिया हो जाए। लड़कियां तो फिर भी चलो थोड़ी सोबर रहती हुई पैसे दे देंगे, लड़के तो इंशाल्लाह अगर ये एग्रीमेंट हो के महीने के बाद पैसे देना है, 28वें दिन कमरे और दूसरे हॉस्टल में बुकिंग जारी है। तो इसलिए तमाम हॉस्टल वाले पैसे क्या लेते हैं, एडवांस में लेते हैं। अब आप जब 1 महीने का एडवांस दें या 2 माह का एडवांस दें, तो अब ये आपने एडवांस में पैसे दे दिए, 1 माह के आपने पैसे दिए। अब ये जो पैसे दिए आपको बेनिफिट एक्सपेक्टेशन है फॉर अ पीरियड 1 मंथ। बात समझ आती है? और अब ये हॉस्टल वाले की जिम्मेदारी है कि वो आपको रेजिडेंस प्रोवाइड करें। तो ये जो हम एडवांस में पैसे देते हैं, प्रीपेड अगर आपका कनेक्शन है तो एडवांस में जो पेमेंट करते हैं वो भी हमारा करंट एसेट है। एडवांस रेंट पे कर दें, एडवांस इंटरनेट चार्जेस पे कर दें। एडवांस में अगर हम किसी को भी जो पैसे देंगे और जिसकी बेनिफिट एक्सपेक्टेशन फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर होगी, तो ये जो एडवांस में हम पैसे देते हैं इनको प्री पेमेंट्स कहते हैं। बस हो जाती है। और ये प्री पेमेंट हमारा क्या होता है, करंट एसेट। आप जो एडवांस में पैसे देते हैं हॉस्टल ऑनर को, इसको आप कह सकते हैं प्रीपेड रेंट, रेंट इन एडवांस। तो एक्चुअली ये क्या हमारी प्री पेमेंट है। और ये कहाँ क्लासिफाई होगी, करंट एसेट्स में क्लासिफाई होगी। बस हो जाती है। अब ये बुनियादी कंसेप्ट समझने के लिए इतनी एग्जांपल्स बहुत। किसी के जहन में कोई और एग्जांपल है करंट एसेट की तो बता दें, हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई है? नहीं? आगे चले दोस्तों। ओके की रिपोर्ट। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद हमने एक और टर्मिनोलॉजी सीखी, एसेट की। अगला पॉइंट ये है कि एक्चुअली एसेट की डेफिनेशन है क्या। एसेट की डेफिनेशन क्या है? एन एसेट इज अ रिसोर्स। इसके आगे एक और बात भी लिखते हैं, अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ सम पास्ट इवेंट। लेकिन बुनियादी हमारा फोकस सोर्स पे है। An asset is a resource controlled by the entity। और तीसरा इसमें यह है, from which future economic benefits are expected to flow to the entity। आपकी गाड़ी, आपकी मशीनरी, आपका जनरेटर रिसोर्स, आपका मोटरसाइकिल रिसोर्स, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। कंट्रोल होना जरूरी है, ऑनरशिप होना जरूरी नहीं है। कंट्रोल होना जरूरी है, ऑनरशिप होना जरूरी। मिसाल के तौर पे इसी से मिलता जुलता एक और कंसेप्ट है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है। ये क्या है जी? आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट, इस अकाउंटिंग कंसेप्ट के मुताबिक वो कहता है आइटम्स और
transactions are presented according to their economic reality. अभी सारा बताता हूँ. According to their economic reality, rather than legal form. इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इस कंसेप्ट के मुताबिक जब आइटम और ट्रांजैक्शन प्रेजेंट की जाती हैं अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उनकी इकोनॉमिक रियलिटी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है रादर देन देयर लीगल फॉर्म. अब मैं बताता हूँ कैसे. अब हमें ये डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी. ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ना ये याद होता ना बच्चों को लिखा जाता है, लेकिन एसेट की डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे तो हमें समझ भी आ जाएगा. एसेट की डेफिनेशन क्या है जी? एन एसेट इज अ रिसोर्स. दूसरे नंबर पर क्या शर्त है? कंट्रोल होना चाहिए. तीसरे नंबर पर बेनिफिट एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए. श्योर बेनिफिट कहीं भी नहीं है. क्या होनी चाहिए? बेनिफिट एक्सपेक्टेशन अगर है तो फिर आप उसको क्या लिख सकते हैं अपना एसेट. आप शोरूम में गए, आपने उनसे मोटरसाइकिल खरीदा. मोटरसाइकिल के लिए पैसे नहीं थे, इंस्टॉलमेंट पे खरीदा, 20 इंस्टॉलमेंट्स. आपने फॉर्म वगैरह फिल किया, उसे 3000 दिया और उसने आपको क्या दे दी? बाइक. अब आप वो बाइक लेके जब उसके शोरूम से निकले, अभी आपने उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है? 20 में से एक तो दे आया, बाकी कितनी देनी है? 19 इंस्टॉलमेंट सभी देनी है. बाइक लेके अब जब हम शोरूम से निकले तो शोरूम वाला इस बाइक को अपना एसेट या इन्वेंटरी लिखेगा या नहीं? कौन बेनिफिट, किसको बेनिफिट हो रहा है? इंस्टॉलमेंट उसके एक्सपेक्टेशन है, तो इंस्टॉलमेंट उसका रिसीवेबल है तो वो रिसीवेबल लिखेगा, क्योंकि एसेट लिखने के लिए कंट्रोल होना जरूरी है. अब वो बाइक शोरूम से निकल चुकी है, वो जो आदमी लेके गया अब वो इस पे वन व्हीलिंग करे, स्कूल कॉलेज जाए, किसी पार्क में जाए, जहां मर्जी जाए, इधर नॉर्दर्न एरियाज में घूमने चला जाए, जहां मर्जी घूमे फिरे. तो वो जो मोटरसाइकिल है उस पर कंट्रोल किसका है? किसका? जिसने बाइक इंस्टॉलमेंट पे ली है. लेकिन ऑनरशिप किसके पास है? जिसने बेची है. जब आप गाड़ी कहीं से लीज पर ले, इंस्टॉलमेंट पे ले, जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं देते तब तक ऑनरशिप ट्रांसफर. अब इस बाइक की ऑनरशिप किसके पास है? और बाइक किसके पास है? वो जो बायर लेके गया, कस्टमर लेके गया, उसके पास है. अब बताएं कंट्रोल किसके पास है? जिसने बाय किया है. और एसेट की डेफिनेशन के लिए ऑनरशिप जरूरी नहीं है. क्या जरूरी है? अब बताएं इस मोटरसाइकिल को कौन एसेट लिखेगा? शोरूम वाला या वो कस्टमर? हालांकि उसने सिर्फ क्या पे किया है? एक इंस्टॉलमेंट. अब वो क्या करेगा? देखिए डेफिनेशन पूरी करते हैं. एन एसेट, मोटरसाइकिल इज अ रिसोर्स, और उसका कंट्रोल, बाइक उसके पास है कंट्रोल, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. अब उस पर दूध बेचे, बात समझ आती है? डिलीवरी बॉय बन जाए, स्टूडेंट बन जाए, जैसे मर्जी यूटिलाइज करे, उसकी मर्जी. बेनिफिट वो अपनी मर्जी से ले सकता है. तो अब इस बाइक से बेनिफिट एक्सपेक्टेशन किसको है? कस्टमर को. तो इस एसेट की डेफिनेशन के मुताबिक बाइक इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय दैट कस्टमर एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो दैट पर्टिकुलर कस्टमर. तो एसेट की डेफिनेशन किसके हाथों में पूरी हो रही है? कस्टमर के हाथों में. अगर वो आदमी शोरूम वाला इसको एसेट लिखने लगेगा तो हम कहेंगे अकाउंटिंग डेफिनेशन के मुताबिक ये बाइक आप अपना एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते. आपको ये एसेट रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका उस पर कंट्रोल नहीं है. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में अकाउंटिंग वालों ने जो डेफिनेशन दिया वो ये दिया कि इस पर क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना जरूरी है. और वैसे भी शोरूम वाला लिखे कि मेरे पास 10 बाइक, मेरी 10 मोटरसाइकिल एसेट है, खड़ी एक है, वो कहेंगे बाकी लो, वो तो मैंने इंस्टॉलमेंट पे दे दी. तो भाई जिस चीज है ही नहीं तुम्हारे पास, तुम यही नहीं बता सकते कि इससे बेनिफिट तुम्हें कैसे मिलेंगे, तो आप उसको एसेट क्यों लिख रहे हैं?
तो इसलिए हर वो चीज जिससे बेनिफिट एक्सपेक्टेशन हो सिर्फ उसी को हम क्या कर सकते हैं, एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फिर क्या डेफिनेशन हुई, एन एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द। अब इस कंसेप्ट को देखते हैं। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास इकोनॉमिक सब्सटेंस, और ये इस फॉर्म का मतलब है लीगल फॉर्म। अच्छा, वो शोरूम वाला क्या लिखेगा, बाइक तो दे दी उसने, शोरूम वाला क्या लिखेगा, वो जो उसने इंस्टॉलमेंट ले ली है वो उसका जो रिसीवेबल है वो एसेट लिखेगा, बाइक को वो एसेट रिकॉर्ड। अब वो जो कस्टमर है, जो कस्टमर के पास जो बाइक है, कस्टमर के पास जो बाइक है, उसने उसको अपना एसेट रिकॉर्ड किया या नहीं किया, एसेट रिकॉर्ड किया या नहीं, एसेट उसने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया है। अब ये दो बातें समझनी है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, के सब्सटेंस को फॉर्म पर अहमियत हासिल है। और सब्सटेंस का मतलब क्या है, सब्सटेंस का मतलब ये है इकोनॉमिक सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या है, इकोनॉमिक। और फॉर्म का बुनियादी तौर पर मतलब क्या है, लीगल फॉर्म। लीगली वो कस्टमर इस मोटरसाइकिल का ऑनर नहीं है, ये इसकी लीगल फॉर्म है। वो जो मोटरसाइकिल है ना कस्टमर के पास, इसकी लीगल फॉर्म क्या है कि वो इसका ऑनर नहीं है। लेकिन सब्सटेंस क्या है, इकोनॉमिक रियलिटी ये है कि बाइक उसके पास है और वो अपने मकसद के मुताबिक जैसे चाहे यूज कर सकता है। ये इकोनॉमिक रियलिटी है कि इकोनॉमिकली बेनिफिट किसको मिलेंगे, उस कस्टमर को। लेकिन लीगल फॉर्म ये है कि उसका ऑनर नहीं है। अब ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे जब भी हम आइटम या ट्रांजैक्शंस अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिखते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिखते हैं, तो हम उनकी लीगल फॉर्म से ज्यादा उनकी इकोनॉमिक रियलिटी को अहमियत देते हैं। इसलिए लीगल फॉर्म तो यह है कि ये एसेट उस कस्टमर का नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक रियलिटी क्या है कि वो बेनिफिट इससे अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकता है। इसलिए एसेट की डेफिनेशन भी यही कह रही है कि भाई कंट्रोल होना जरूरी है, ऑनरशिप होना जरूरी नहीं है। अब ये कंसेप्ट एसेट की डेफिनेशन से किस तरह रिलेटेड हुआ कि उस कस्टमर के पास ये बाइक है, लीगल फॉर्म ये है कि वो इसका ऑनर, अगर ऑनर नहीं है तो इसको अपना मोटरसाइकिल नहीं लिखना चाहिए, लीगल फॉर्म के मुताबिक इसको अपना एसेट लिखना। लेकिन इकोनॉमिक रियलिटी क्या है कि इससे जो भी बेनिफिट एक्सपेक्टेशन जो भी लेना चाहता है, अब वो एक कस्टमर अपनी मर्जी से ले सकता है। बेनिफिट एक्सपेक्टेशन अब जो शोरूम का ऑनर है उसकी मर्जी से नहीं होंगे, बल्कि जो आदमी इस बाइक को खरीद के गया उसकी मर्जी से बेनिफिट होंगे। तो जब भी आइटम या ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अकाउंटिंग में लिखी जाती हैं, तो उनकी इकोनॉमिक रियलिटी की ज्यादा अहमियत होती है रादर देन देयर लीगल फॉर्म। दोबारा बताता हूं, एसेट यहां लिखा है, एसेट इज अ रिसोर्स। वो बाइक कंट्रोल्ड बाय दैट पर्टिकुलर कस्टमर, कंट्रोल है। इकोनॉमिक रियलिटी ये है कि कंट्रोल उसके पास है और बेनिफिट अपनी मर्जी से इकोनॉमिकली ले सकता है। लेकिन लीगल रियलिटी क्या है, लीगल रियलिटी क्या है कि वो इसका ऑनर नहीं, ना कुड़ी है ना करी। हाँ जी, लीगल रियलिटी क्या है कि उसके पास ऑनरशिप नहीं है। तो बताएं, अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को और आइटम्स को रिकॉर्ड करते हुए चीजों को, एसेट्स को लीगल रियलिटी पर लिखा जाता है या इकोनॉमिक रियलिटी पर? बस ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म है कि इकोनॉमिक रियलिटी को हमेशा अहमियत हासिल होती है ओवर लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म आपको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही? एसेट कंट्रोल और ओन्ड भी हो सकता है, आप बाइक खरीद लाए हैं, आप ऑनर भी है, कंट्रोल भी है। लेकिन अगर कहीं दो बातें आ जाए, डिफरेंस आ जाए, इकोनॉमिक रियलिटी के मुताबिक एसेट आपके पास है लेकिन लीगल फॉर्म के मुताबिक आप ऑनर नहीं है, तो फिर आइटम्स को जब हम रिकॉर्ड करेंगे वो लीगल रियलिटी पे करेंगे या इकोनॉमिक रियलिटी पर? इकोनॉमिक रियलिटी। आइटम्स और ट्रांजैक्शंस को अपनी अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड किया जाता है या लिखा जाता है वो इकोनॉमिक रियलिटी पर लिखा जाता है रादर देन लीगल फॉर्म।
आपने एक एजेंट बिठाया हुआ है मुल्तान में, उसे कहा है कि 1 लाख की सेल करोगे 1000 कमीशन देंगे। अब वो जब 1 लाख की सेल करेगा तो उसकी इनकम कितनी है, 1 लाख या 1000? बज़ाहिर तो वो 1 लाख की सेल कर रहा है, लीगल फॉर्म यही है कि वो 1 लाख की चीजें आगे दे रहा है, लीगल तो यही है क्योंकि मेरा एजेंट है, मैंने उसको अपनी फ्रेंचाइज बना के दे दी। अब वो सेल कितने की कर रहा है भाई दोस्त, ओ दोस्त, हाँ 1 लाख की सेल कर रहा है। अगर ये 1 लाख की सेल मैं खुद करता तो मैं सेल 1 लाख की लिखता इनकम, लेकिन वो एजेंट जब अपने अकाउंटिंग बनाएगा, जब अपनी इनकम काउंट करेगा तो वो तो मेरे बिहार पर बेच रहा है, उसकी 1 लाख उसकी इनकम नहीं है, उसकी इनकम कितनी है 1000 कमीशन। तो बज़ाहिर यही नजर आ रहा है लीगली कि वो 1 लाख की चीजें ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन इकोनॉमिक रियलिटी क्या, उसको बेनिफिट कितना होगा 1000 का, तो वो अपनी इनकम 1000 बताएगा, 1 लाख नहीं बताएगा। वो बात समझाती है। तो आइटम या ट्रांजैक्शन को उनकी इकोनॉमिक रियलिटी पर लिखा जाता है रादर देन देयर लीगल। एसेट जब आपके कंट्रोल में हो और ऑनरशिप ना हो, तो जब भी हम एसेट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हम इकोनॉमिक रियलिटी के मुताबिक लिख रहे होते हैं, लीगल फॉर्म के मुताबिक इकोनॉमिक रियलिटी के। हजरत जी कुछ समझ आया? नहीं समझ आया ना? हाँ जी बोले, फिर बताएं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, नाम से कुछ नहीं पता लगता ये क्या है। अगर बज़ाहिर वर्ड देखें सब्सटेंस ओवर फॉर्म, पता नहीं क्या चीज़ है ये। एसेट के नाम से पता लगता है हाँ कोई ऐसी चीज़ जिससे मुझे फ़ायदा हो। एसेट का फिर भी किसी ने अकाउंटिंग नहीं भी पढ़ी तो वो भी कह देता है ये घर गाड़ियाँ चीज़ें मेरे एसेट है, बेशक डेफिनेशन ना भी आती, उसके नाम से कुछ अंदाज़ा हो जाता है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म पता नहीं क्या है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो एक्चुअली सब्सटेंस का मतलब क्या है, इकोनॉमिक सब्सटेंस, और फॉर्म का मतलब क्या है, लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म आपको सपोर्ट नहीं भी करती है, अगर इकोनॉमिक रियलिटी सपोर्ट करती है तो आइटम्स को हम अपने रिकॉर्ड में आइटम्स को अपने रिकॉर्ड्स में लिख लेंगे, अकाउंटिंग में लिख लेंगे, उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं। बोले जी यहाँ तक कोई मसला है? ओके की रिपोर्ट गुड हो गया। एसेट के करंट और नॉन करंट की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। वो एसेट जिनसे बेनिफिट एक्सपेक्टेशन हमें 1 साल से ज्यादा हो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट। और ऐसे एसेट जिनसे बेनिफिट एक्सपेक्टेशन 1 साल से कम हो तो उनको आज के लिए इतने होते। ठीक है जी। तो आपने घर जाके क्या करना है, अभी बुक्स तो हमारे पास नहीं है, कल हम आपसे वो जो नोट्स वगैरह हैं वो फोटोकॉपी पे मैं रखवा दूंगा, वो वहाँ से आप ले लीजिएगा, क्लास के बाद बेशक ले लीजिएगा। तो कल भी हम अकाउंटिंग के बुनियादी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, बात समझ आती है? तो इसलिए आपने जो आज पढ़ा है इसको रेडी करके आना है, तैयार करके आना है। अब अपने दिल को मुतमईन करने के लिए आपने, वैसे तो इनका नंबर होगा या मैं पेज पे शेयर कर दूंगा, पेज है फेसबुक में मेरा, लाइक या सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है, वो पहले बहुत है, 17,000 है, इसीलिए नहीं बुला रहा मैं इसीलिए बुला रहा हूँ कि चलो आपको एक जगह पे नोट्स मिल जाएंगे जब भी हमें जरूरत होगी। फेसबुक पे इस पे भी मैं शेयर कर दूंगा आज नोट्स, लेकिन कल फोटोकॉपी के पास होगा, बेहतर आपके पास हार्ड फॉर्म में हो। ओके की रिपोर्ट है, यहाँ मैं इंशाल्लाह आज शेयर कर दूंगा। आपने घर जाके इनकी डेफिनेशन गूगल से पूछ सकते हैं, गूगल में लिखे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेफिनेशन, उसको लिख ले बाय हैंड, फिर लिखे कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफिनेशन, उसे लिखे, फिर देखे सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड इट्स एग्जांपल्स, उसको नोट डाउन कर ले, और फिर एसेट की डेफिनेशन। तो ये जो काम आज सीखा साथ साथ तैयार करेंगे तो सीए बहुत आसान है। अगर आप काम होमवर्क पेंडिंग छोड़ते जाएंगे, अभी तो क्लासेस शुरू हुई हैं, ये बात दोबारा नहीं पढ़ेंगे ना भाई, जो आज पढ़ लिया, इन्हीं को रिपीट करते रहेंगे तो आगे कैसे जाएंगे। तो जो चीज़ आज पढ़ी इसको तैयार करें, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन को बात समझना है वो आप क्लास में पूछ सकते हैं, अभी किसी ने कोई बात पूछनी पूछी। ओके की रिपोर्ट।